ग्रिफिथपुर नाम का एक गांव था जहां पर अंबिका नाम की एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था जो शहर में इंजीनियर था। हर साल 1 महीने के लिए वो अपनी माँ के साथ रहने आया करता था। एक बार ग्रिफिथपुर में प्रधान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, कस्बे वालों, ध्यान से सुनो। सरकार ने एक मुकाबला का आयोजन किया है जहाँ पर हर कस्बे से कुछ लोग आएंगे। कैसा मुकाबला और किस चीज का मुकाबला? साइकिल का मुकाबला होगा और जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे 5 लाख रुपयों का इनाम मिलेगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। नहीं ले पाओगे बच्चे, क्योंकि ये मुकाबला बुजुर्ग औरतों के लिए ही है। एक मुकाबला पहले कस्बे में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पहले और दूसरे जगह पे जो आएगा वो आगे दूसरे कस्बे वालों के साथ 5 लाख रुपयों के लिए मुकाबला में हिस्सा लेगा। साइकिल चलाने का मुकाबला गांव में होने वाला था और गांव में अंबिका का बेटा अथर्व अपनी माँ से मिलने आता है। अम्मी, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा शहर से आ गया। कैसा है तू? थोड़ा कमजोर लग रहा है। वहाँ खाना वगैरह ठीक से नहीं मिलता क्या? नहीं अम्मी, मैं अच्छे से खाना वगैरह खा रहा हूँ। बस मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है, इसलिए थोड़ा पतला लग रहा हूँ। वैसे अम्मी, जब मैं आ रहा था तब मैंने सुना था कि कस्बे में बुजुर्ग औरतों के लिए साइकिल का मुकाबला होने वाला है। आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रही? बेटा, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। साइकिल तो दूर की बात है। बचपन में खूब साइकिल चलाया करती थी, अब तो साइकिल पर बैठ भी नहीं पाती हूँ। काश मैं उस मुकाबले में भाग ले पाती। ये सुनकर अथर्व परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ का ख्वाब पूरा नहीं कर सकता तो मैं किस काम का। अथर्व अपनी माँ से कहता है, अम्मी, आप बेफिक्र रहिए। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपके लिए साइकिल ना बना लूं। अथर्व अपने घर के आंगन में साइकिल बनाना शुरू कर देता है। अंबिका गांव में होने वाले साइकिल रेस मुकाबले में नाम लिखाने प्रधान के दफ्तर में पहुंचती है, जहां पर प्रधान और उसकी बीवी चमेली बैठी हुई थी। चमेली अंबिका को देखकर कहती है, आओ अंबिका आओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम आ गया क्या? दरअसल मैं भी गांव में होने वाले मुकाबले में नाम लिखवाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा भी नाम लिख देता हूँ। मगर तुम जानती हो ना कि ये धीरे चलने का रेस नहीं है, बल्कि साइकिल रेस है। अंबिका अपना नाम लिखवाकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर अथर्व लकड़ी की साइकिल बना देता है और माँ अंबिका के पास ले जाता है। अम्मी, मैंने साइकिल बनाकर तैयार कर दी है, इस पर एक बार बैठकर देखिए। हाँ बेटा। अंबिका साइकिल पर बैठ तो जाती है, मगर साइकिल को आगे नहीं चला पाती। उसके पैर में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो साइकिल से नीचे उतर जाती है और अथर्व से कहती है, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे साइकिल नहीं चल पाएगी। मैं जाकर अपना नाम मुकाबले से हटवा दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कई बार जो ख्वाब हम देखते हैं उनका सच होना जरूरी नहीं है। ये सुनकर अथर्व मायूस हो जाता है और साइकिल को लेकर नदी के पास चला जाता है। मेरी अम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया, मेरी स्कूल की फीस भरी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लालच है मुझ पर, मेरा इंजीनियर बनने का कोई फायदा नहीं है। अथर्व साइकिल नदी में फेंक देता है। जैसे ही वो साइकिल नदी में डालता है, वैसे ही पानी में से एक जल परी बाहर आती है, जिसके सिर पर चोट आ जाती है। वो गुस्से में बाहर आती है। कौन है रे बुड़बक, जिसने पानी में साइकिल फेंकी? सामने आओ। मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। काहे माफ करें हम तुमका? हम तुमको अब नहीं छोड़ने वाले हैं। अथर्व रोने लग जाता है। ए भैया, ओह, रो कह रहा है? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हम तुमका कुछ नहीं करेंगे। क्या बात है, तनिक खुल के बताओ। अथर्व सारा मसला जलपरी को बताता है। तेरे की,
यही से तुम रो रहा था। रुको, अभी तो हर मदद करती हूँ। वो पानी के नीचे जाती है और उस साइकिल को बाहर निकालती है, मगर साइकिल इस बार मछली के जैसी दिखती है, जिसे देखकर अथर्व कहता है, बहन ये साइकिल मेरी नहीं है। ई साइकिल जादुई है, बिल्कुल स्पेशल साइकिल है। बैठोगे तो एकदम फुटफुटाए के चलेगी, एकदम डूर करके। ले जाओ और अपनी अम्मा को दे दो, हम निकलते हैं। ये कहकर परी वहाँ से निकल जाती है और अथर्व साइकिल अपने घर ले जाता है। घर जाते ही अथर्व अपनी माँ अंबिका को बाहर बुलाता है। अंबिका मछली साइकिल देखकर एकदम हैरान रह जाती है। अरे अथर्व, ये तो बड़ी ही विचित्र साइकिल है। अम्मी, इस पर बैठकर देखिए। अंबिका साइकिल के पास जाकर उस पर बैठती है और वो साइकिल चलाने लगती है। साइकिल बड़ी ही तेजी से चलने लगती है। वाह बेटा, ये मछली साइकिल तो बड़ी ही कमाल की है। इसकी रफ्तार तो लाजवाब है। अब मुझे खुद पर यकीन हो रहा है कि मैं मुकाबले में हिस्सा ले पाऊंगी। अथर्व अपनी माँ को साइकिल चलाता देखकर बेहद खुश था। गांव में साइकिल के मुकाबले का दिन आ जाता है, जहाँ पर प्रधान की बीवी चमेली भी हिस्सा लेती है। जैसे ही अंबिका चमेली हंसने लगती है और अंबिका से कहती है, अरे ये क्या, तुम मछली पर बैठकर आ गई। ये मछली साइकिल है चमेली, ये सबसे बेहतरीन साइकिल है। जीतूंगी तो मैं ही। फिर जाऊंगी सरकार के आयोजित साइकिल मुकाबले में और जीत कर आऊंगी 5 लाख। मुकाबला शुरू होता है। 1, 2, 3। बंदूक की आवाज सुनते ही सब साइकिल चलाने लगते हैं। अंबिका की मछली साइकिल सबसे तेज चलती है और अंबिका के पीछे पूरी जान लगाकर चमेली साइकिल चला रही थी। अरे, ये तो काफी तेज साइकिल चला रही है। अंबिका साइकिल मुकाबला जीत जाती है और चमेली दूसरी जगह पर आती है। दोनों ही सरकार की ओर से आयोजित साइकिल मुकाबले के लिए चुने जाते हैं, मगर चमेली दूसरी जगह पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो घर जाकर अपने पति प्रधान से जाकर कहती है, ए जी, मैं दूसरी आ ही नहीं सकती हूँ। कुछ तो बात है अंबिका की मछली साइकिल में, जो वो इतनी तेजी से चल रही थी। मैंने तो उड़ती उड़ती खबर भी सुनी है कि उसका बेटा जो शहर से आया है, वो अपनी बुजुर्ग अम्मी के लिए साइकिल बना रहा था, लेकिन किसी जलपरी ने उसे वो मछली साइकिल दी है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो बुढ़िया सरकारी साइकिल मुकाबले में भी जीत जाएगी और 5 लाख रुपए की रकम भी ले जाएगी। तुम फिक्र मत करो चमेली, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब है आपके पास? तुम देखती रहो चमेली, वो उस मुकाबले में हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। प्रधान और चमेली अंबिका की मछली साइकिल चुराने की साजिश रच रहे थे और दूसरी ओर अंबिका और उसका बेटा घर में बेहद खुश थे। अम्मी, आप तो मुकाबला जीत गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। अगर तुम न होते तो शायद मैं उस मुकाबले में हिस्सा भी नहीं ले पाती। अम्मी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं अभी आया, साइकिल को नजदीक के दरख्त पर लॉक करके। अथर्व साइकिल को पास के दरख्त पर लॉक कर देता है और अपने घर निकल जाता है। जैसे ही रात होती है, प्रधान के गुंडे साइकिल को चोरी करने के लिए आते हैं। ये साइकिल तो बड़ी ही अलग है, मछली की तरह दिख रही है। तो अभी प्रधान जी इसे चुराने के लिए कह रहे होंगे। चलो जल्दी इसका ताला तोड़ो और ले चलो। जैसे ही उनमें से एक ताला खोलने के लिए उस साइकिल को छूता है, वैसे ही उसे करंट लग जाता है और वो जोर से चीखता है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? सबको बता देगा क्या? पहली बार चोरी कर रहा है। दूसरा गुंडा भी ताला खोलने के लिए जैसे ही साइकिल को छूता है, वैसे ही उसे भी करंट लग जाता है। अभी समझ में आया क्यों मैं चीख रहा था। दोनों कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और सुबह होते ही प्रधान के घर जाते हैं, जहाँ प्रधान और चमेली दोनों वहीं पर होते हैं।
वो गुंडे सारा मसला प्रधान और चमेली को बताते हैं। प्रधान सोच में पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? साइकिल में पक्का कुछ जादू है। साइकिल को छू नहीं सकते, मगर उस दरख्त को जला तो सकते हैं ना। वाह चमेली वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। जैसे ही रात होती है, प्रधान और चमेली अंबिका के घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो मछली साइकिल उस दरख्त से लगी हुई थी। प्रधान अपने हाथ में तेल और उसकी बीवी के हाथ में मशाल लेकर आए थे। पति देव, इस दरख्त पर तेल डाल दो। अभी डालता हूँ। प्रधान उस दरख्त पर तेल डाल देता है। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही चमेली दरख्त पर आग लगाने जाती है, वैसे ही वो जलपरी वहाँ आ जाती है। काहे? नहीं 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 नहीं, काहे ही हरकत कर रही हो बहनी? कोनो लाज शरम है कि ना तुम में? ए प्रधान, तुमको बड़ी चुलबुलाहट हो रही है का? अभी निकालते हैं हम तुम्हारी चुलबुलाहट। रुको। अरे जलपरी जी, आप यहाँ पर? हमें माफ कर दीजिए, हमें वो सरकार की साइकिल मुकाबला जीतना था, लेकिन ये साइकिल बहुत तेज चलती है, इसीलिए हमने ये हरकत की। जलपरी एक मंत्र पढ़ती है और प्रधान और चमेली दोनों ही मछली में तब्दील हो जाते हैं। जलपरी दोनों मछलियों को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद सरकार के द्वारा आयोजित साइकिल मुकाबला होता है और मुकाबले में अंबिका जीत जाती है और 5 लाख रुपए से वो गांव वालों की मदद करती है और गांव वाले उसे प्रधान बना देते हैं। बहुत वक्त पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में था एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, नारपुर। वैसे तो इस इलाके में कुछ खास नहीं था, न वहाँ हरियाली थी और ना ही नमी और ना ही उम्मीद। लोग सूखे कुएं और तपते सूरज के साए में जिंदगी बिता रहे थे। हे भगवान, मैं तो इस गर्मी से तंग आ चुका हूँ। पता नहीं ये गर्मी कब खत्म होगी और हमारे इस रेगिस्तान में भी बारिश की बौछार होगी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस कस्बे में ना हरियाली आएगी ना पानी। इतने महीने साल बीत गए, कस्बे के पड़े हुए कुएं का पानी तुमने बढ़ते हुए कभी देखा है? नहीं किशन जी, उस कुएं का पानी भी अब खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब आगे हमारे नसीब में क्या लिखा है। अरे क्या लिखा होगा? तड़प तड़प कर मरना, यही लिखा है। और तुम भी उस कुएं से उम्मीद रख रहे हो? उस कुएं का पानी भी कहाँ हमें बचा रहा है? अरे उस पानी से भी हमें कुछ खास नहीं मिलता। एक तो उस पानी का खारा है, ना खाने में जायका आ पाता है, ना जिस्म ठीक रहता है। अरे वो खारा पानी पी पी कर तो मैं सालों से बीमार हूँ। आपकी बात तो ठीक है किशन जी, लेकिन गले की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास पानी के नाम पर कुछ तो था ना। लेकिन अब उस कुएं का पानी भी खत्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे? सब के सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, ना ही अपने 2 बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा, तो अब तुम क्या कर लोगे? आसमान से बारिश बरसाओगे? जानते हो ना, हमारे इस कस्बे को बद्दुआ मिली है कि हम सब पानी के लिए तड़पेंगे, मरेंगे पानी के अलावा। किशन जी देखिए, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन इस मुश्किल हालात में आप अगर कुछ बोलकर किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत तो मत तोड़िए। बेचारा रामू किशन जी की बेबाक बातें सुनकर बहुत मायूस हो गया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो और उसका परिवार सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि हमारे पुश्तैनी से गलती हो गई है, लेकिन उसकी सजा हमें क्यों? मेरे बच्चों को क्यों? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, इस सब से हमें बचा लो भगवान, बचा लो। रामू डर के मारे भगवान से पूजा कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें उसके बेटे आयान ने सुन ली और वो सोच में डूब गया कि ऐसा क्या हुआ था उसके पूर्वजों के हाथों, जिसकी वजह से आज भी नई पीढ़ियां उसकी सजा भुगत रही हैं। आयान के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब वो जानना चाहता था और इसके बारे में उसने अपने दादी से बात की। दादी? अरे आयान बेटा। अरे रे दादी, आराम से। मैं ठीक हूँ, तुम आओ, अंदर आओ।
बताओ क्या बात करने आए हो तुम अपनी होशियार दादी से? दादी, मैंने अब्बू को भगवान से बात करते हुए सुना। वो काफी डरे हुए थे। कह रहे थे कि पुश्तैनी की गलती की सजा हमें मिल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था, ताकि मैं इसका हल ढूंढ सकूं? आयान की बात सुनकर दादी एकदम संजीदा हो गई और एक लंबी सांस भरते हुए उन्होंने आयान को सारी बातें बताई। बहुत सालों पहले की बात है बेटा। हमारा ये गांव रेगिस्तान में तो था, लेकिन यहाँ बड़ी हरियाली फैली थी और साथ ही पानी के बड़े बड़े झरने बहते थे। तालाब कुएं भी भरे रहते थे। मगर वो कहते हैं ना, इस दुनिया में इंसान से बड़ा स्वार्थी, लालची और बेफिक्र कोई नहीं होता। मतलब ये हुआ कि गांव के मिले इस पानी के वरदान का गांव वाले बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगे। तालाब पर कपड़े धोकर गंदा पानी तालाब में डालना, घर का कूड़ा पानी फेंकना, तालाब और कुएं के पास शौच करना, जिसके चलते पानी बहुत गंदा हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। क्या सच में? हाँ, तब इन गांव वालों ने अपनी गलती सुधारने की बजाय भगवान के पास न जाने कितनी मन्नतें मांगी, यज्ञ किए कि ये सब ठीक करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बड़े यज्ञ के दौरान एक जल परी आई और उसने एक आकाशवाणी की। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? गलती करते हो लेकिन सुधारने का नाम नहीं लेते। यूं भगवान के पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम सब नहीं सुधरने वाले, इसीलिए मैं श्राप देती हूँ तुम सबको कि ये पूरा गांव पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा। और इस तरह हम इस श्राप में फंस गए। तो फिर दादी, अगर ये श्राप है तो इससे आजादी पाने का भी कोई रास्ता होगा ना? हो सकता है बेटा, लेकिन इन गांव वालों से वो भी नहीं होता। इन्हें बस रोना आता है और कुछ नहीं। दादी की बातें सुनकर आयान थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वो पूरे गांव को इस श्राप से आजाद करके रहेगा। उसने फौरन ही अपनी खोज शुरू की। उसने श्राप से आजादी के लिए बड़ी बड़ी किताबें बाजार से खरीदी और उन्हें पढ़ा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। गांव वालों से बातचीत की, मगर हर कोई उसकी मदद करने की बजाय भगवान भरोसे बैठा रहा। आखिरकार आयान थक गया। दादी ने ठीक कहा था, इन कस्बे वालों को सिर्फ रोना आता है, किसी को भी हालात बदलने की फिक्र ही नहीं है। हाँ। तभी अचानक आयान के मन में एक ख्याल आया और वो भागते हुए मंदिर के पुजारी के पास जा पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसे एक जल यज्ञ करना होगा। जल परी को खुश करना होगा, उसका यकीन जीतना होगा, तभी वो इस गांव में फिर से पानी ला पाएगा और हरा भरा बना पाएगा। मुझे जल परी से बात करनी है, उसका विश्वास जीतना है, तभी इस गांव को बद्दुआ से मुक्ति मिलेगी और मैं ये करके रहूंगा। पंडित जी ने जो रास्ता बताया था उस हिसाब से गांव के तालाब के पास जा पहुंचा। सारे गांव वाले आयान के पीछे शांति से बैठे थे। आयान ने वहीं यज्ञ शुरू किया और साथ ही जल परी की निशानी नील रत्न उस हवन कुंड के सामने रखा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम जल देवाय नमः, ओम जल देवाय नमः, ओम जल देवाय नमः। आयान मंत्र पढ़ता रहा। तभी उसके आसपास के लोग चक्र बनाकर बैठ गए और तभी एक रोशनी का दरवाजा खुला, जिसमें से एक जल परी उसमें से बाहर आ गई। आयान ने जैसे ही आंखें खोली, वो जल परी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तुमने मुझे याद किया, कहो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, लोगों के बुलाने पर उनके पास जाना और उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एहसान करके मेरे गांव को पानी के बददुआ से आजाद कर दीजिए। आयान की बात सुनकर जल परी नाराज हो गई और वो उस पर चिल्ला उठी। क्या क्या कहा तुमने? मैं इस गांव को पानी के श्राप से आजाद करूं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इन गांव वालों को पानी की कोई अहमियत नहीं है। जो पानी हमारी जिंदगी के लिए इतनी अहम है, उसकी इन्होंने बेइज्जती की है, उसमें गंदा कचरा फेंक कर। नहीं, इन लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये लोग तड़पेंगे।
जरूर तड़पेंगे। जल परी का गुस्सा देखकर सारे गांव वाले डर गए और उन्होंने जल परी से माफी मांगनी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। एहसान करके ऐसा मत कीजिए। मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन हम में से कोई भी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हम वादा करते हैं, हम पानी का अपमान नहीं करेंगे। हम पर एहसान कीजिए। गांव वाले ठीक कह रहे हैं, हम फिर से वही गलती नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, जो गलती पूर्वजों से हो गई उसकी सजा हम लोगों को मत दीजिए। एहसान कीजिए, एहसान कीजिए। आयान और रामू की वजह से सारे गांव वाले भी एक एक करके जल परी से माफी मांगने लगे। पूरे पूजा स्थल पर लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। बीमार होने के बावजूद भी लोग लगातार जल परी से माफी मांग रहे थे। उनकी इतनी दयनीय हालत देखकर जल परी का मन भावुक हो गया। रुक जाओ। जल परी की बात सुनकर सब लोग एकदम से खामोश हो गए। पुत्र, तुमने सही कहा। पूर्वजों की गलती की सजा इन मासूमों को देना सही नहीं है। अब मुझसे तुम सबकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मुझे इस गांव को श्राप से आजाद करना ही होगा। लाओ, मुझे वो नील रत्न दो। आयान जल परी को नील रत्न दे देता है। जल परी तालाब के बीचों बीच चली जाती है और अपने दोनों हाथों से नील रत्न ऊपर की ओर पकड़ती है, आंखें बंद करती है। हे मेरे बड़े जल देवता, इस पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं इस गांव को इस श्राप से आजाद करती हूँ। आप इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जल परी की आंखों से आंसू का एक बूंद टपकता है, जो एक नई सूर्य किरण के साथ चमकता हुआ आकाश में गायब हो जाता है। पूरा गांव साफ पानी से भर जाता है। चारों ओर नई हरियाली छा जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं।